यह तीसरी बार है कि ईश ने खदान के दक्षिणी हिस्से का रुख किया, क्योंकि वह मानता है कि वहां अभी भी पायराइट के निशान छिपे हैं। लेकिन खुदाई के दौरान भूवैज्ञानिक को एक जहरीले सांप ने काट लिया और उसने अपने हाथ में चीरा लगाकर जहर चूसने की कोशिश की। अपना मोबाइल फोन निकालकर मदद मांगने की कोशिश में ईश ने फोन को एक गड्ढे में गिरा दिया और जंगल के रास्ते भागता हुआ अपनी झोपड़ी तक पहुंचने की कोशिश की ताकि अस्पताल को फोन कर सके। लेकिन जब वह वहां पहुंचा, वह बीमार महसूस करने लगा और उसका शरीर जहर को निकालने की कोशिश में बेहोश हो गया। अगले कुछ घंटों में ईश ने अपनी जिंदगी का सबसे तीव्र दर्द सहा और उसे तेज बुखार ने जकड़ लिया। जब वह जागा और अपने हाथ की ओर देखा तो उसने पाया कि उसका हाथ पूरी तरह सूज चुका है, लेकिन वह अब भी मदद मांगने के लिए उठ नहीं सका। उस रात ईश ने देखा 2 आदमी उसकी झोपड़ी में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब उन्हें पता चला कि झोपड़ी का निवासी बीमार है, वे लोग बिना उसकी मदद किए चले गए। कई दिनों तक ईश बिस्तर पर जीवन और मृत्यु के बीच जूझता रहा, लेकिन जब वह आखिरकार उठने में कामयाब हुआ तो उसने देखा कि उसके हाथ का घाव लगभग ठीक हो चुका है। थोड़ा पानी पीने के बाद भूवैज्ञानिक फिर से बिस्तर पर गया और अगली सुबह तक थोड़ा और सोया। जब उसे एहसास हुआ कि वह पूरी तरह ठीक हो चुका है, नहाने के बाद वह अपनी कार की ओर गया और देखा कि वह धूल से ढकी है, जैसे वह लंबे समय से वहीं खड़ी हो। जब वह सैन फ्रांसिस्को पहुंचा तो उसने देखा कि वह जगह वीरान है और सड़क के बीच में मानव शरीर पड़े हैं। वह यह समझने की कोशिश करता है कि क्या हुआ। जैसे ही वह सड़क पर चलता है, उसे सैन्य वाहन दिखाई देते हैं और कारों के अंदर भूले हुए शव नजर आते हैं। एक साइन बोर्ड पर ईश ने एक संदेश देखा जिसमें लिखा था कि एक अत्यधिक संक्रामक रोग झनकर के कारण फैली वैश्विक बीमारी की वजह से अमेरिकी सरकार ने आश्रय स्थल बंद कर दिए हैं। इस संदेश को पढ़ने के बाद ईश को समझ आया कि जब वह बेहोश था तब क्या हुआ, और वह अपने माता पिता के घर की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचने पर भूवैज्ञानिक को पता चला कि कुछ दिन पहले उसके रिश्तेदार इस रोग झनकर की चपेट में आ गए थे, क्योंकि वे खाना खाते वक्त अचानक बीमार पड़ गए। कमरे में घुसते ही ईश को अपने पिता का मृत शरीर बिस्तर पर मिला और उसकी मां का मृत शरीर बाथरूम में पड़ा था। कुछ मिनट तक रोने के बाद उसने बगीचे में एक बड़ा गड्ढा खोदा अपने माता पिता को दफनाने के लिए और उन्हें अलविदा कहा। उस रात ईश को अपने पुराने कमरे में सोने का मौका मिला और सुबह उसने चर्च जाने का फैसला किया, जहां उसे दर्जनों श्रद्धालुओं के मृत शरीर मिले जो भगवान से बचाने की उम्मीद में वहां आए थे। फिर ईश सुपरमार्केट गया कुछ जरूरी सामान लेने के लिए और शहर छोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे पता चला कि पुल बंद है। गुस्से में उसने महसूस किया कि उसका एकमात्र रास्ता सड़क मार्ग है और वह बिना रुके लॉस एंजल्स तक ड्राइव करता रहा, जो भी खाली पड़ा था। रूफटॉप पूल में गर्म पानी में डुबकी लगाने के बाद ईश बार की ओर गया और अचानक मिल्टन और एनी के आने से हैरान रह गया। जब उसे पता चला कि भूवैज्ञानिक को पिछले 3 हफ्तों में हुए घटनाक्रम के बारे में कुछ नहीं पता, मिल्टन ने उसे एक वीडियो दिखाया जिसमें उस बीमारी के बारे में विस्तार से बताया गया जिसने लाखों लोगों की जान ले ली। कुछ दिन पहले मिल्टन और एनी उसी होटल में मिले और तब से वे शराब में डूबकर अपने खोए हुए लोगों को भूलने की कोशिश कर रहे हैं। अगली सुबह तीनों बचे हुए लोग मिल्टन के बनाए खाने को खाते हैं और ईश बताता है कि वह दूसरे बचे हुए लोगों को ढूंढने निकलना चाहता है। इस वक्त भूवैज्ञानिक को पता चलता है कि उसके साथियों ने एक बहुत अच्छा प्लान बनाया है जिससे वे सब कुछ खत्म करना चाहते हैं। लगता है कि होटल का जनरेटर कुछ हफ्तों तक चलेगा और तब तक उनके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन जब बिजली चली जाएगी सारी सुविधाएं भी खत्म हो जाएंगी और ये दोनों गोली मारकर इस दुनिया को जल्दी छोड़ देंगे। यह सुनकर ईश सोचता है कि वे दुनिया में जाकर जीने के दूसरे रास्ते क्यों नहीं ढूंढते, लेकिन जितना कुछ उन्होंने झेला है उसके बाद दोनों ज्यादा जीना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें जिंदगी में कोई मतलब नजर नहीं आता। जब ईश को लगता है कि ये दोनों उस होटल में मरने वाले हैं, वह वहां से निकलने का फैसला करता है ताकि उनके साथ पागल न हो जाए और बिना किसी मंजिल के कई किलोमीटर तक गाड़ी चलाता है। निराश होकर वह गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है और तब रुकता है जब उसे सड़क के बीच में एक कुत्ता खड़ा दिखाई देता है। ईश उस कुत्ते को अपनाने का फैसला करता है और उसका नाम लकी रखता है। कुत्ते को गाड़ी में बिठाने के बाद भूवैज्ञानिक अपने शहर वापस चल पड़ता है और एक लाइब्रेरी में रुकता है जहां वह कई तरह की किताबें चुनता है पढ़ने के लिए। यह जाने बिना कि भविष्य में क्या होगा, ईश फैसला करता है कि वह अपने आखिरी दिन, महीने या साल अपने माता पिता के घर में लकी के साथ बिताएगा और अपने कुत्ते के साथ एक नई दिनचर्या बनाता है। 1 साल तक दोनों किसी तरह खुद को संभाले रखते हैं और ईश पूरी कोशिश करता है कि वह पागल न हो, हालांकि उसे कुछ पल पागलपन के झटके आते हैं। जवान होने पर भूवैज्ञानिक अकेलापन को एक बड़ा वरदान मानता था, लेकिन अब
जब उसके पास दूसरों से मिलने का कोई रास्ता नहीं है, वह समझता है कि अकेलापन सबसे बुरी सजा है। एक दिन क्षितिज की ओर देखते हुए ईश एक चिमनी से निकलता धुआं देखता है और उसकी उम्मीद जो सोई हुई थी फिर से जाग उठती है। उसी दोपहर वह उस घर की ओर चल पड़ता है और वहां एम्मा से मिलता है। उसे देखकर वह औरत डर जाती है और अपनी बंदूक उठाकर अपनी रक्षा करने लगती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ईश कोई खतरा नहीं है, वह उसे अपने घर में स्वागत करती है और बताती है कि वह कुछ दिन पहले ही इस शहर में आई है। अपने मेहमान के साथ चाय पीते हुए एम्मा सैन फ्रांसिस्को तक के अपने सफर के बारे में थोड़ा बताती है और ईश को रात अपने घर में रुकने के लिए कहती है। अगली सुबह अकेले अपनी राह पर चलने के बजाय ईश एम्मा को अपने साथ रहने के लिए बुलाता है ताकि दोनों एक दूसरे की मदद कर सकें और एक दूसरे का साथ दे सकें। अपने नए घर को देखने के बाद एम्मा बगीचे की मिट्टी की जांच करती है, यह देखने के लिए कि वह फसल उगाने के लिए ठीक है या नहीं। इस वक्त ईश जल्दी से उस रस्सी को काट देता है जो उसने छत से लटकाई थी, क्योंकि अब जब उसे कोई और मिल गया है वह जीने का मतलब समझ सकता है। अलमारी में देखते हुए एम्मा को पता चलता है कि घर में चूहों का बहुत नुकसान है और ईश उसके साथ नजदीकी सुपरमार्केट जाता है चूहे मारने की दवा खरीदने के लिए। जब वे दुकान पर पहुंचते हैं, दोनों 2 ट्रॉलियों के साथ अलग अलग हो जाते हैं ताकि जरूरत का सारा सामान ले सकें और एम्मा को फर्श पर पड़े एक माँ और उसके बच्चे के मृत शरीर देखकर थोड़ा डर लगता है। हाल के महीनों में इतना कुछ झेलने के बाद भी वह औरत आसपास पड़े इन मृत शरीरों की आदत नहीं डाल पाई और आखिरी दम तक अपनी जिंदगी के लिए लड़ने को तैयार है। कुछ ही दिनों में एम्मा और ईश एक दूसरे के साथ पूरी तरह घुल मिल जाते हैं, जैसे वे हमेशा से साथ हों। समय के साथ वे एक दूसरे पर पक्का भरोसा करने लगते हैं और अपनी जिंदगी को बहुत बेहतर बना लेते हैं। एम्मा के साथ नया परिवार बनाने के लिए उत्साहित ईश सोलर पैनल लेने जाता है ताकि घर में बिजली की सप्लाई बनी रहे, लेकिन इस दौरान उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसका पैर टूट जाता है। खुशकिस्मती से वह एम्मा की मदद पर भरोसा कर सकता है जो उसके घाव का इलाज करती है और वह औरत बताती है कि उसे दूसरों के बीच रहना याद आता है। जब ईश ठीक हो जाता है, एम्मा उसे बताती है कि वह गर्भवती है, लेकिन भूवैज्ञानिक इस खबर को अच्छे से नहीं लेता। उसे चिंता है कि वह अपनी पत्नी की बच्चे के जन्म के दौरान सुरक्षा नहीं कर पाएगा, न ही अपने बेटे को अच्छी जिंदगी दे पाएगा, लेकिन एम्मा उसे समझाने में कामयाब हो जाती है और अगले ही दिन ईश लाइब्रेरी जाता है बच्चे के जन्म से जुड़ी किताबें ढूंढने, क्योंकि उसकी पत्नी को बच्चे के जन्म के वक्त अस्पताल या ट्रेंड प्रोफेशनल्स की मदद नहीं मिलेगी। अगले कुछ महीनों में एम्मा संतुलित खाना खाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन एक दिन उसे मांस खाने की तलब लगती है तो उसका पति शिकार करने निकल पड़ता है। हालांकि एक गाय को गोली मारने का उसे बुरा लगता है, ईश अपने परिवार को खिलाने के लिए वही करता है जो जरूरी है और एक किताब में लिखे निर्देशों के हिसाब से मांस के टुकड़े अलग करता है। ये काम करते वक्त ईश को बीमारी महसूस होती है और उसे ठीक होने के लिए कुछ वक्त चाहिए। जानवर से जरूरी हिस्से निकालने के बाद वह घर लौटता है और आखिरकार सोलर पैनल जोड़ने का काम पूरा करता है। अपने प्राकृतिक शिकारियों के गायब हो जाने से चूहे तेजी से बढ़ गए और सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पर उनका राज हो गया। आधी रात को दोनों को चूहे करीब आते दिखते हैं और वे जल्दी से कचरा हटाने दौड़ते हैं ताकि चूहे घर में न घुस जाएं। जब एम्मा बाढ़ पार करने वाले चूहों को गोली मारती है, ईश कचरा जलाने के लिए आग जलाता है और उस गाय के शव को भी जला देता है जो उसने कुछ दिन पहले शिकार की थी, क्योंकि उसकी गंध चूहों को खींच रही थी। लेकिन उनका प्लान बिल्कुल ठीक नहीं चलता और चूहे बार बार घर में घुसने की कोशिश करते हैं। दोनों जल्दी से घर में घुसते हैं और सारी खिड़कियां और दरवाजे टेप से बंद करने लगते हैं ताकि चूहे अंदर ना आ सकें। लेकिन जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, ईश को एहसास होता है कि लकी बाहर फंस गया है और वह जल्दी से दरवाजा खोलता है। अपने कुत्ते को बचाने के लिए उसी पल दर्जनों चूहे घर में घुस जाते हैं और वह पूरी रात उन्हें मारने में लग जाता है। चूहों को खत्म करने के बाद वह एम्मा की मदद करता है लकी के घावों का इलाज करने में और कुत्ता बच जाता है। दिन बीतने के साथ चूहे सड़क की बिल्लियों से खत्म हो जाते हैं जो कुत्तों से बेहतर अकेले जिंदा रह पाती हैं। जब एम्मा के बच्चे के जन्म का वक्त आता है, उसे अपने पति से पूरी मदद मिलती है और बिना किसी मेडिकल मदद के दोनों बिना किसी परेशानी के बच्चे को जन्म दे देते हैं। विनाश के 6ठे साल में ईश शिकार के लंबे दिन के बाद घर लौट रहा होता है और गलती से सड़क पर एक जानवर को कुचल देता है। जब वह नीचे उतरकर देखता है कि वह जानवर जिंदा है या नहीं, उसे एक लड़की दिखती है और वह उसके पीछे दौड़ता है ताकि उससे कुछ बात कर सके। डरकर लड़की उसे दूर रखने की कोशिश करती है, लेकिन जल्दी ही समझ जाती है कि ईश उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इस वक्त वह उसे बताता है कि उसकी शादी हो चुकी है
और उसके 2 बच्चे हैं। इसके अलावा वह और उसकी पत्नी एक और जोड़े के साथ रहते हैं और वह कहता है कि ईवी अगर कहीं और नहीं जा सकती तो उनके साथ रह सकती है, लेकिन ग्रुप में शामिल होने के बजाय वह जवान औरत जंगल के रास्ते अकेले जाने का फैसला करती है। लेकिन जब ईश अपनी गाड़ी की ओर लौटता है, वह चुपके से उसके पीछे चलती है और ट्रक के पीछे छिप जाती है। जब वह घर पहुंचता है, ईश अपनी फैमिली को ईवी से मिलवाता है, लेकिन लड़की चुप रहती है और ईश उसे आदत डालने के लिए वक्त देने का फैसला करता है। सुबह के वक्त मोरेन लड़की के लिए नाश्ता लाती है, लेकिन ईवी उस पर हमला कर देती है और उस औरत को अपने पास नहीं आने देती। लेकिन थोड़े वक्त और सब्र के साथ वह जवान लड़की का भरोसा जीत लेती है। जब ईवी नहा रही होती है, मोरेन उसके बैग में रखी चीजें देखने का फैसला करती है। ऐसा करते हुए उसे एक नोटबुक मिलती है जिसमें डरावने चित्र बने हैं और वह अपने नए मेहमान के लिए एक कमरा तैयार करती है। इसी बीच ईश और जॉर्ज शिकार करने जाते हैं और उन्हें वह झोपड़ी मिलती है जहां ईवी अपने परिवार के साथ रहती थी। हालांकि उन्हें नहीं पता कि ईवी के परिवार के साथ क्या हुआ। दोनों को लगता है कि वहां कुछ बहुत बुरा हुआ था। घर लौटने पर वे मोरेन को मिली चिट्ठी पढ़ते हैं जो ईवी के बैग में थी और पता चलता है कि ईवी ने अपने सदमे की वजह से बोलना बंद कर दिया है। उस पल परिवार उसे गोद लेने का फैसला करता है ताकि उसे खुशहाल बचपन जीने का मौका मिले। कुछ हफ्तों बाद एम्मा और ईश का तीसरा बच्चा पैदा होता है और दोनों बहुत खुश होते हैं। लगभग 1 साल बाद जब बच्चे बगीचे में खेल रहे होते हैं, ईश को किसी के आने की आहट सुनाई देती है और वह अपनी बंदूक निकाल लेता है। एम्मा और जॉर्ज के साथ ईश घुसपैठियों को ढूंढने निकलता है और उसे मॉली का परिवार मिलता है। वह औरत बताती है कि उसने 7 साल पहले ईश और एम्मा द्वारा दीवार पर लिखा नोटिस पढ़ा जिसमें बचे हुए लोगों के बारे में बताया गया था और वह उनसे मिलने आई उन्हें खाना खिलाने के बाद मोरेन और जॉर्ज बताते हैं कि मोहल्ले में एक खाली घर है अगर वे शहर में रहना चाहें तो। लेकिन ईश को यह बात पसंद नहीं आती और वह अपनी पत्नी को बताता है कि उसे लगता है कि इन लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर भी एम्मा उसे नए लोगों को एक मौका देने के लिए मना लेती है। अगले दिन ईश उनके साथ खाना लेने निकलता है। खोज के दौरान मॉली एक खाली अस्पताल में घुस जाती है और सामान लेने के लिए एक सड़क के कुत्ते से भिड़ जाती है। आग बुझाने वाले यंत्र से कुत्ते को भगाने के बाद वह डॉक्टर दवाइयों की अलमारी खोलती है और जितना ले जा सकती है उतना ले लेती है। वक्त बीतने के साथ ईश को लगता है कि वह इन 3 अजनबियों पर भरोसा कर सकता है और एक बार फिर एम्मा का अंदाज सही साबित होता है। जीन की गर्भावस्था के साथ परिवार और बड़ा हो जाता है और उस औरत को अपने नए दोस्तों से नए बच्चे की देखभाल के लिए पूरी मदद मिलती है। थोड़े वक्त बाद मोरेन भी अपने पहले बच्चे को जन्म देती है और जॉर्ज पिता बनकर बहुत खुश होता है। जल्द ही तीनों परिवार एक छोटी सी बस्ती बन जाते हैं और हीदर के 13वें जन्मदिन के लिए एक पार्टी का आयोजन करते हैं। उस दिन एक भारी तूफान आता है और लड़की को पता चलता है कि लकी घर पर नहीं है। अपने कुत्ते की चिंता में ईश बारिश में उसे ढूंढने निकलता है और पाता है कि उसका कुत्ता एक पेड़ के नीचे मर चुका है जो हवा से गिर गया था। अपने पति की चीखें सुनकर एम्मा तुरंत समझ जाती है कि क्या हुआ और उसे सांत्वना देने जाती है क्योंकि वह जानती है कि ईश उस कुत्ते से कितना प्यार करता था। सुबह ईश अपने घर के बगीचे में लकी को दफनाता है। काम करते वक्त उसे एक तेंदुआ आता दिखता है जो बच्चों पर हमला करने वाला होता है। वह तुरंत जानवर के सामने कूद पड़ता है और उससे लड़ने लगता है। जंगल में उसे बचाने वाले आदमी को तेंदुए से खरोंचते और काटते देख ईवी कई सालों में पहली बार बोल पड़ती है और मदद के लिए चीखने लगती है। लड़की की मदद की पुकार की वजह से बाकी बड़े लोग वक्त पर पहुंच जाते हैं और मॉली अपने दोस्तों की मदद से ईश के घावों का इलाज करती है। अपने पति को जरूरी मेडिकल मदद मिलने के बाद एम्मा उस तेंदुए का शिकार करने निकलती है और 3 गोलियों से उसे मार देती है। कुछ हफ्तों की रिकवरी के बाद ईश फिर से चलने लगता है और धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो जाता है। कुछ साल बाद हीदर और राफे, जो जीन का बड़ा बेटा है, जवान हो जाते हैं और सैन फ्रांसिस्को के बाहर की दुनिया देखने के लिए देश भर में यात्रा करने का फैसला करते हैं। अपने माता पिता को अलविदा कहने के बाद ये युवा अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं, ये वादा करके कि वे सर्दी से पहले लौट आएंगे। कुछ हफ्तों बाद परिवार को सूखे की मार पड़ती है और ईश पानी के तालाब में जाकर पता लगाने जाता है कि क्या हो रहा है। लेकिन रास्ते में उसे बचे हुए लोगों से भरा एक ट्रेलर दिखता है और वह जल्दी से घर की ओर गाड़ी चलाता है। हमेशा सतर्क रहने वाला ईश अजनबियों पर भरोसा करने में मुश्किल महसूस करता है, लेकिन चार्ली उसका पीछा करता है और उनसे दोस्ती करने की कोशिश करता है। अपना परिचय देने के बाद वह आदमी पूछता है कि क्या ईश और उसका परिवार उन्हें कम से कम उस रात के लिए रख सकता है और एम्मा उन्हें खाने पर बुलाती है। बातचीत के दौरान चार्ली बताता है कि उसके पास एक ड्रिल है और वह जमीन पर कुआं खोदने को तैयार है। अगले 3 दिन
वह आदमी और उसकी टीम पानी ढूंढने के लिए मेहनत करते हैं और बदले में चार्ली ईश से ईंधन जमा करने में मदद मांगता है ताकि उसका कबीला कुआं तैयार होने पर अपनी यात्रा जारी रख सके। लेकिन अपने मेहमानों के व्यवहार को देखकर ईश को शक होने लगता है कि वे इस जमीन पर कब्जा करने की योजना बना रहे हैं और वह एक चेतावनी का सिग्नल देता है। लेकिन जब वह एम्मा को अपने शक के बारे में बताता है, वह औरत उसे डांटती है और कहती है कि ईश को लोगों पर थोड़ा और भरोसा करना सीखना चाहिए। अपना दिमाग साफ करने और अपने विचारों को व्यवस्थित करने की कोशिश में वह अकेले जंगल में टहलने का फैसला करता है और रास्ता भटक जाता है। रात होने पर एम्मा चिंता करने लगती है, इसलिए वह उसे ढूंढने की तैयारी करती है। लेकिन ठीक जब वह निकलने वाली होती है, ईश वापस आ जाता है और अपनी पत्नी से डांट खाता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके पति को अपना दिमाग साफ करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था, एम्मा उसे डराने के लिए माफ कर देती है और सोचने लगती है कि चार्ली के बारे में वह शायद सही हो सकता है। अगली सुबह परिवार के मर्द कुआं खोदने का काम जारी रखते हैं और कई दिनों की मेहनत के बाद वे आखिरकार पानी ढूंढ लेते हैं। लेकिन ईश की खुशी तब खत्म हो जाती है जब उसका शक सही निकलता है और चार्ली बताता है कि वह जाने का इरादा नहीं रखता। उस रात जश्न के बाद वह आदमी ईवी पर खलिहान में हमला करता है और लड़की की छसमा सुनकर ईश उसकी मदद के लिए दौड़ता है। गुस्से में वह अपने परिवार से मिलता है और वे सब यह तय करने की कोशिश करते हैं कि अब क्या करना है। जब उन्हें पता चलता है कि चार्ली एक शिकारी है, जब एम्मा को इस बारे में पता चलता है, वह बिना सोचे समझे फैसला करती है कि चार्ली को खत्म करना होगा और उसे अपने सारे दोस्तों का साथ मिलता है। अपने हथौड़े के साथ ईश चार्ली के ट्रेलर पर जाता है और उसे जमीन छोड़ने को कहता है, लेकिन वह मना कर देता है। तभी एम्मा और उसका परिवार बंदूकें लेकर वहां पहुंच जाता है और चार्ली उनका मजाक उड़ाता है। उस आदमी को अपने परिवार को नुकसान पहुंचाने का इतना यकीन देखकर और यह सोचकर कि वह बच जाएगा, ईश गुस्से में आ जाता है और अपने हथौड़े से उस पर हमला कर देता है। उस रात चार्ली को सिर पर कई वार करके खत्म कर दिया जाता है और उसका मृत शरीर समुद्र में फेंक दिया जाता है। सुबह ईश और एम्मा चार्ली की टीम के लोगों को यह खबर देने जाते हैं और उन्हें सिलास के साथ रहने या जाने का विकल्प देते हैं। वहां सभी को अपने लीडर के शक्की स्वभाव के बारे में पता था, इसलिए किसी ने चार्ली के साथ जो हुआ उसका विरोध नहीं किया और उसके सबसे अच्छे दोस्त को भी छोड़ दिया। बस्ती से निकाले जाने के बाद सिलास चला जाता है, लेकिन कुछ घंटों बाद वापस आता है और ग्रुप में शामिल होने की भीख मांगता है। लेकिन ईश उसे स्वीकार करने से मना कर देता है क्योंकि वह जानता है कि सिलास चार्ली का साथी था और उसने जमीन पर कब्जा करने में उसकी मदद करने का इरादा रखा था। 3 साल बीत जाते हैं और जब सब कुछ ठीक लग रहा होता है, जॉय, जो ईश और एम्मा का सबसे छोटा बेटा है, उसी बीमारी के लक्षण दिखाने लगता है जिसने इंसानों को लगभग खत्म कर दिया था। जल्दी ही ये रोग जनकर बस्ती के बाकी लोगों में फैल जाता है और मौली सबसे मजबूत लोगों की मदद लेती है। कमजोर लोगों का इलाज करने के लिए अपने बेटे को बीमार देखने के दर्द के बावजूद ईश बहुत खुश होता है जब उसे पता चलता है कि हीदर सुरक्षित घर लौट आई है। लेकिन समस्या यह है कि यात्रा के दौरान राफे की जान चली गई। यह सुनकर ईश सोचने लगता है कि उसे चार्ली की जान लेने की सजा मिल रही है। अपने दोस्तों और परिवार के लिए दवा लाने की कोशिश में वह साइकिल से सैन फ्रांसिस्को का पुल पार करता है और एक खाली अस्पताल में घुस जाता है। जाने से पहले ईश चैपल में जाता है और अपने के अपराध के लिए माफी मांगता है। उसने जो किया उसके बावजूद वह नहीं मानता कि उसके बच्चों को उसकी गलतियों की कीमत चुकानी चाहिए, इसलिए वह जॉय की जगह खुद को लेने की गुहार लगाता है। जब जीन को पता चलता है कि उसका बड़ा बेटा कभी घर नहीं लौटेगा, वह पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ और हीदर बताती है कि यात्रा के दौरान उन्हें लाल रंग के कुछ तीर मिले रास्ते में। दोनों युवाओं को एहसास हुआ कि लोगों की खोज उन्हें उनके प्लान से कहीं ज्यादा दूर ले जा रही थी, इसलिए उन्होंने घर लौटने का फैसला किया। लेकिन वापसी की यात्रा शुरू करने से पहले दोनों ने एक पहाड़ी पर डेरा डालने का फैसला किया और वहां एक चोर ने उनसे सारा खाना छीनने की कोशिश की। जब राफे को लगा कि वह आदमी उन्हें नुकसान पहुंचाएगा, उसने अपनी रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन चोर ने उसके पेट में चाकू मार दिया। अपने बॉयफ्रेंड को घायल देखकर हीदर गुस्से में आ गई और उसने दुश्मन पर कुल्हाड़ी फेंक दी। उसे खत्म करने के बाद युवा लड़की ने घाव रोकने की कोशिश की, लेकिन राफे का बहुत खून बह गया और वह बच नहीं सका। अगली सुबह कोरी उस आदमी की शक्ल के बारे में पूछता है जिसने युवा को मारा और हीदर उसकी बांह पर बने टैटू का ब्यौरा देती है। उस पल कोरी समझ जाता है कि वह सिलास था जिसने उन पर हमला किया, लेकिन वह यह बात अपने तक रखता है। इसी बीच ईश अपने बेटे को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता रहता है। कैंप में जितने लोग बीमार थे वे सब ठीक होने लगते हैं, सिवाय जॉय के, जिसकी हालत हर दिन बिगड़ती जाती है।
कई हफ्तों तक बिस्तर पर रहने के बाद वह युवा आखिरकार हार जाता है और दुख के दर्द में खो जाता है। एम्मा ने जो नोट दीवार पर लिखा था उसे मिटाने के बाद ईश लाइब्रेरी जाता है और वहां हर चीज को तोड़ने लगता है, क्योंकि वह जॉय का पसंदीदा जगह थी। लेकिन वक्त के साथ और अपनी पत्नी के सहारे ईश आगे बढ़ने में कामयाब हो जाता है और एक अच्छे भविष्य की उम्मीद फिर से पाता है। एक दिन जंगल में अकेले टहलते वक्त भूवैज्ञानिक को एक खूबसूरत सूर्यास्त देखने का मौका मिलता है और तब उसे एहसास होता है कि उसकी उम्मीद सच हो गई है। धरती ठीक हो चुकी है। अपने बेटे की मौत के 1 साल बाद ईश को जॉय की एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें युवा ने अपनी सारी प्रतिभा लिखी थी। हालांकि उसे यूनिवर्सिटी जाने का मौका नहीं मिला, वह एक रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर का प्रोटोटाइप और कई दूसरी चीजें डिजाइन कर सका जो सिर्फ आधुनिक दुनिया में थीं, जिन तक उसकी पहुंच कभी नहीं थी। उस नोटबुक में अपने बेटे के लिखे विचार पढ़कर ईश को पता चला कि युवा का सपना था दूसरे बचे हुए लोगों से मिलना और अपनी खोजें उनके साथ बांटना। इसलिए अपने बेटे की याद को सम्मान देने की कोशिश में भूवैज्ञानिक जॉय के नोट्स का इस्तेमाल करके एक रेडियो डिवाइस बनाने का फैसला करता है ताकि पता कर सके कि प्लैनेट पर और लोग बिखरे हुए हैं या नहीं। अपने दोस्तों की मदद से ईश इस प्रोजेक्ट को शुरू कर देता है और हर दिन कई घंटे दूसरी बस्ती से संपर्क करने की कोशिश में बिताता है। अपने पति को इस नए प्रोजेक्ट में डूबा देख एम्मा उसे कुछ मजा देने का फैसला करती है और अपने दोस्तों के साथ एक बेसबॉल गेम का आयोजन करती है। उनके जाने के बाद हीदर उन तीरों के बारे में बताती है जो उसे और राफे को यात्रा के दौरान मिले, जिन्हें उन्होंने महीनों तक फॉलो किया। युवा लड़की के मुताबिक तीरों के साथ संख्याओं का एक क्रम था और यह सुनकर ईश रेडियो की ओर दौड़ता है। वह मानता है कि हीदर ने जो नंबर याद किए हैं उनकी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करके वह दूसरे बचे हुए लोगों से संपर्क कर सकता है और लोगों को जिंदा पाने की उम्मीद में उत्साहित एम्मा और बस्ती के बाकी लोग ईश के साथ जाते हैं और पेनेलोप की आवाज सुनकर रोमांचित हो जाते हैं। वह औरत बताती है कि वह पॉइंट लोबो में 77 लोगों की बस्ती में रहती है, जो पहले एक स्टेट पार्क था। सैन फ्रांसिस्को से 100 से भी कम दूरी पर अगले हफ्तों में ईश और उसके दोस्त वहां जाने की तैयारी करते हैं और उस बस्ती के लोगों के साथ मिलकर एक और बड़ी और मजबूत बस्ती बनाते हैं। विनाश की शुरुआत के 50 साल बाद, जिसने 90% से ज्यादा इंसानों को खत्म कर दिया, भूवैज्ञानिक अपना हथौड़ा जैक को सौंपता है, जो हीदर का बड़ा बेटा है और खुद को खुशकिस्मत मानता है कि उसे अपने पोते पोतियों से मिलने का मौका मिला। तो आपको यह सीरीज कैसी लगी नीचे कमेंट में बताइए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि और वीडियो देख सकें।